जिस कंट्री में 1947 में 270 इंजीनियर्स थे, 2006 में वो बढ़कर 2.37 लाख हो गए। इतने इंजीनियरिंग की सीट्स आखिर बढ़े कैसे? जिन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे खोले कि नेशनल हाईवे पर आप चलेंगे तो आपको ढाबे से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलेंगे। कई कॉलेज तो 10-15 कदम आगे निकल चुके हैं इस चीज में। वो सीटीसी का एक पर्टिकुलर परसेंट चार्ज करते हैं एज ए प्लेसमेंट फी। हमें अगर प्लेसमेंट फी देकर ही ट्रेनिंग लेकर फिर प्लेसमेंट लेना है तो इंजीनियरिंग करने का फायदा क्या? और इस चीज का जवाब ना मेरे पास तब था और ना अब। देखिए, बात है 1838 की। आगरा बहुत ही भयानक सूखे से गुजर रहा था, जिसके चलते लाखों लोगों की जानें गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को $10 मिलियन लगाने पड़े थे रिलीफ के लिए। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये रियलाइज किया कि इन्हें इरिगेशन सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन में वो इनकी हेल्प कर पाए। इसके चलते 1845 में गंगा कैनल प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता है अंडर द सिविल इंजीनियर प्रॉबी थॉमस कॉटली। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें और भी ट्रेन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होने लगी। और यहाँ पर प्रॉबी थॉमस कॉटली ने सोचा कि हमें एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहिए। इस आइडिया को ये लेकर जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पास, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके थे 1834 टू 1835। वो इस आइडिया को सुनते हैं, उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्लान्स को फॉर्मुलेट करना स्टार्ट करते हैं और अल्टीमेटली इनके प्लान सक्सेसफुल रहते हैं। 25 नवंबर 1847 को इंडिया को उसका पहला टेक्निकल कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की में मिलता है। ये नाम रखा गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया जेम्स थॉमसन के ऊपर। आज हम लोग इस कॉलेज को जानते हैं आईआईटी रुड़की के नाम से। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने के जो सिलसिले हैं वो स्टार्ट होते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा में। सेकंड कॉलेज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे 1854 में स्टैब्लिश की जाती है। 1856 में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे आज हम लोग आईआईईएसटी शिवपुर के नाम जानते हैं, इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। 1909 में आईएससी बैंगलोर को स्टैब्लिश किया जाता है और इसका प्राइमरली फोकस होता था रिसर्च बेस्ड स्टडीज पर। जितने भी कॉलेज उस टाइम पे खुलते थे उनका प्राइमरली फोकस होता था सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही ज्यादातर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती थी उस टाइम पर। अब बात आती है जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस हुए उनको जॉब देने का काम कौन करता था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ज्यादा जॉब दी जाती थी वो दी जाती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा इनकी एम्प्लॉयमेंट इस चीज पर भी डिपेंड करती थी कि वह उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या नहीं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव की रिक्वायरमेंट है या नहीं। और फिर साल आता है 1947, इंडिया को आजादी मिलती है ब्रिटिशर से। यहां तक आते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, वो थी टेक्निकल एजुकेशन का रोल राष्ट्र निर्माण में क्या होने वाला है। और इसको देखते हुए फाइनली 1951 में आईआईटी खड़गपुर को स्टैब्लिश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और इसके बाद आईआईटी खुलने के जो सिलसिले हैं वो स्टार्ट होते हैं। सेकेंड आईआईटी आईआईटी मुंबई स्टैब्लिश होती है 1958 में। 1959 में आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर अपने एकेडमिक्स एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। और 1959 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे हम लोग आज एनआईटी के नाम से जानते हैं, उसका पहला कॉलेज खुलता है एनआईटी वारांगल। 1961 में आईआईटी दिल्ली की एस्टैब्लिशमेंट होती है। बिट्स पिलानी, जिसको एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर 1964 में खोला गया था, आगे चल के ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है 1966 में। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे टेक्निकल कॉलेज खुलने का सिलसिला स्टार्ट होता है, ताकि जो टेक्निकल नॉलेज है उसको हम लोग रीजनली भी स्प्रेड कर पाएं। और इन कॉलेज को खुलने के लिए बूम देता है इंटरनेट। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट का इतिहास क्या रहा इंडिया में और कैसे इसने पुश दिया टेक्निकल कॉलेज को खुलने का और इंजीनियर्स को बढ़ाने का। तो इंडिया में ऑफिशियली एंट्री होती है इंटरनेट की 1986 में, जब अर्नेट को लॉन्च किया जाता है। अर्नेट एक एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क था। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के बीच में। अर्नेट में हमारे इंडिया के टॉप 8 इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें शामिल है हमारा एनसीएसटी मुंबई, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जिसे आज हम लोग सीडैक के नाम से जानते हैं, आईएससी बैंगलोर। टॉप 5 आईआईटी, जिनमें शामिल था हमारा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट किया था। इस पूरे नेटवर्क में एनसीएसटी एक्ट करता था एज अ गेटवे। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, यदि आपने अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा तो ये कनेक्शन किसी बॉक्स से जाकर कनेक्ट हुआ होगा बाहर, उस बॉक्स से और लोगों के घरों में भी कनेक्शन गया हुआ होगा। दैट मीन्स आपके लिए वो बॉक्स हुआ एक गेटवे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे अर्नेट में बॉक्स था या फिर गेटवे था वो था एनसीएसटी। इससे ही बाकी सारे इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड थे और जो कनेक्शन इनके बीच में था वो था एक लीस्ट लाइन कनेक्शन।
लीज लाइन कनेक्शन ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं जो कि किसी कॉमर्शियल या फिर किसी ऑफिशियल यूज के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेट कर दिया जाता है। अर्नेट को क्रिएट करने का मेन रीजन था जो हमारे नेशनल लेवल पर कॉलेजेस हैं उनमें कोalition, ताकि जो भी हमारे R&D हैं, हायर लर्निंग है, उनमें आसानी हो पाए। श्रीनिवासन रामानी ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अर्नेट को क्रिएट करने में, और इनको ही इंटरनेट इंडिया में लाने का श्रेय दिया जाता है। 1987 में पहला ईमेल सर्कुलेट होता है हमारे अर्नेट में। 1989 आते आते अर्नेट अक्वायर कर लेता है एनालॉग लीज्ड लाइन, जो कि ऑपरेट हो रही होती है 9.6 kbps पर। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो हमारा गेटवे है NCST, इसको हम लोग यूनेट यूएस से कनेक्ट कर पाए। यूनेट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक टेलीकॉम कंपनी थी यूनाइटेड स्टेट्स में। 1990 में TCP IP प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है अर्नेट सेंटर्स में, जो कि कनेक्टेड थे लीज लाइन के थ्रू। 1992 में जो हमारा कनेक्शन था NCST से यूएस का, इसको अपग्रेड कर दिया जाता है एक डिजिटल लीज लाइन के थ्रू, जिसकी स्पीड थी 64 kbps। एनालॉग लीज लाइन और डिजिटल लीज लाइन में मेन अंतर यह है कि एनालॉग लीज लाइन यूज करता है एनालॉग वेव फॉर्म को डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डिजिटल लीज लाइन यूज करते हैं जीरो और वंस को डेटा को ट्रांसमिट करने के। विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम लोग टाटा कम्युनिकेशन के नाम से आज जानते हैं, इसने पहले पब्लिक डोमेन में इंटरनेट को लॉन्च किया वाया डायल अप सर्विसेज 15 अगस्त 1995 को, और विद इन 6 मंथ इसने 10,000 कस्टमर को अक्वायर किया। 1996 में सॉफ्टवेयर सर्विस की लॉबी बॉडी मानी जाने वाली नैसकॉम ने बूथ को सेटअप किया BSNL के लिए, ताकि इंटरनेट की पावर को हम लोगों को बता पाएं। और इसी साल बहुत मेजर न्यूज़पेपर्स ने भी अपने वेबसाइट को लॉन्च किया, जिनमें शामिल था हमारा द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। पहला साइबर कैफे भी इसी साल 1996 को ही खोला जाता है। 1997 में ICICI बैंक ने अपना ऑफिशियल बैंकिंग साइट को लॉन्च किया था। इसके अलावा Naukri.com, जो कि इंडिया फर्स्ट प्रॉफिटेबल .com रही, वो भी इसी साल अपने वेबसाइट को लॉन्च करती है। खेल.com, एक क्रिकेटिंग वेबसाइट, भी इस साल लॉन्च की जाती है। 1998 में जो हमारे प्राइवेट ISPs थे, इनको अलाउ कर दिया जाता है कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर सकते हैं और पब्लिक को इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं। 1999 एक ऐसा साल जिसने इंजीनियरिंग को वो मुकाम दिया जो कि उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। और अगर हम 1999 को इंजीनियरिंग में आई हुई क्रांति बोलें तो ये भी कहीं गलत नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में वर्क कैसे करता है। देखिए, सबसे ऊपर बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे हम लोग पहले MHRD के नाम से जानते थे। इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 26 सितंबर 1986 में, जब आर्टिकल 77 में 174th अमेंडमेंट आता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है जो नेशनल लेवल पर हमारे एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ये 2 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये मेनली फोकस होता है इनका प्राइमरी एजुकेशन पर। उसके अलावा जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन देना भी इस डिपार्टमेंट का काम होता है। इस डिपार्टमेंट्स की बॉडीज के अंदर की हम बात करें तो जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं लाइक CBSE, ICSE, ये सारे बोर्ड्स इसकी बॉडीज के अंदर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डील करता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से। ये डिपार्टमेंट काफी बड़ा है, इसकी वजह से इसको 8 ब्यूरो में ब्रेक किया गया है, जिनमें शामिल है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ब्यूरो, हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन ब्यूरो, तेल लैंग्वेज प्लानिंग इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन ICC। हमारा मेन फोकस होगा यूनिवर्सिटी ब्यूरो और टेक्निकल एजुकेशन ब्यूरो पर। यूनिवर्सिटी ब्यूरो के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्टैब्लिशमेंट हुई इसकी 1945 में, और उस टाइम पे इसके अंतर्गत 3 कॉलेज आते थे और इनको बनाया गया था इन 3 कॉलेज की देखभाल करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए, जिनमें शामिल है हमारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी। आगे चल के इसको सारे इंडिया के यूनिवर्सिटीज दे दिए गए, और इस बॉडी के पास अथॉरिटी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी को स्टेटस देने का कि वो ऑटोनॉमस है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है नहीं। टेक्निकल एजुकेशन ब्यूरो की बात करें तो ये 2 तरीके से बटा हुआ है, जिनमें शामिल है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिनके अंतर्गत आते हैं हमारे IITs, NITs, IIITs। दूसरा वे है इसको क्लासिफाई करने का यूनिवर्सिटी लेवल पर। अब यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आप इसको 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है हमारे पास प्राइवेट अफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरा होता है हमारे पास गवर्नमेंट अफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज। इन दोनों को मैनेज करने के लिए AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का फॉर्मेशन हुआ। इसका फॉर्मेशन 1945 में किया गया था, और उस टाइम पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेशनल लेवल पर जो हमारे एजुकेशन है उसको प्रमोट करना। आगे चल के इसको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में एक एडवाइजरी बॉडी बनाया गया, और इसको फाइनली स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है 1987 में।
इसके बाद जितने भी हमारे टेक्निकल कॉलेज हैं इंडिया में वो इसके अंडर में आने लगे और इसका काम होता था सिलेबस मैनेज करना, मेंटेन करना, अपडेट है या नहीं, उसके अलावा फैकल्टी का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए, ये सब मैनेज करने का काम करती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अफिलिएटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग, अनएडेड प्राइवेट, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी मैनेज प्राइवेट। इसी तरीके से आप अफिलिएटेड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को भी क्लासिफाई कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेज गवर्नमेंट में। डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी को बोलते हैं जिनको यूजीसी ने ऑटोनॉमस का स्टेटस दे रखा है। ये अपनी डिग्री बना सकती हैं, उसके अलावा ये अपने करिकुलम को लेकर, अपने एकेडमिक्स को लेकर और अपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर भी इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की सारी प्रॉपर्टी डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह होती हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको यूनिवर्सिटी की तरह इनिशियली स्टैब्लिश नहीं किया गया होता है, लेकिन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो उनकी विशेषताएं होती हैं, वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरह होती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी केवल एक वेरिफिकेशन होती है किसी भी कॉलेज के लिए, ताकि वो ये बता पाए कि इनको यूजीसी ने ऑटोनॉमस का स्टेटस दे रखा है। गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जिनको प्राइवेटली मैनेज तो किया जाता है, लेकिन एक फंड यहाँ पर गवर्नमेंट थ्रू इनको दिया जाता है ताकि ये अपनी ट्यूशन फी को नॉमिनल रख पाए। इसका एग्जाम्पल है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। प्राइवेट एडेड में बस डिफरेंस यहाँ पर इतना है, जो फंड इनको गवर्नमेंट एडेड में गवर्नमेंट से मिलता था, यहाँ पर वही फंड इनको मिलता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट फर्म से। एग्जाम्पल इसका है सेंट जोसेफ आर्ट एंड साइंस कॉलेज बैंगलोर। प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग और अनएडेड प्राइवेट नियरली सेम होते हैं, इनमें कोई भी फंड कहीं से इनको रिसीव नहीं होता। जो भी ट्यूशन फी ये रिसीव करते हैं उसको ही ये यूज करते हैं फैकल्टी को पे करने के लिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये प्राइवेटली ओन की जाती हैं, लेकिन इसको स्टैब्लिश किया जाता है एक एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने में। ये अपनी डिग्री खुद बना सकती हैं, उसके अलावा ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये इंडिपेंडेंटली होकर काम कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी प्राइवेट मैनेज ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज जिनको एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश या फिर इनकॉर्पोरेट होती हैं सेंट्रल एक्ट से, इनको फंड करना, इनको मैनेज करने का काम करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा इनको रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक सब्सिडियरी फंडिंग भी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये जाने जाते हैं अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड को लेकर और इसका एग्जांपल है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट बिल्कुल सेम है ये प्राइवेट की तरह, यहाँ पर अंतर बस इतना है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी प्राइवेट में प्राइवेटली मैनेज होता था, लेकिन यहाँ पर यही काम करती है हमारी गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी जो अफिलिएटेड होती हैं स्टेट गवर्नमेंट से, इनको फंड देने का काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। इसको स्टैब्लिश किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के थ्रू। ऐसी यूनिवर्सिटीज और भी कई सारी यूनिवर्सिटी को देखने का काम, उनको मैनेज करने का काम भी करती हैं। इसका एग्जांपल है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मैनेज गवर्नमेंट ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज जिनको एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। तो अब हम लोग वापस आते हैं 1999 में। 1999 में एक प्रॉब्लम आई Y2K प्रॉब्लम, और ये वही प्रॉब्लम है जिसने इंडियन इंजीनियर्स की किस्मत को बदल के रख दिया। ये प्रॉब्लम थी क्या? तो देखिए, जब भी हम कोई ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट यूज करते हैं किसी भी ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यही मैं अगर आपसे बोलूं कि ईयर 2000 और ईयर 1900 में लास्ट के 2 डिजिट यूज करके आप मुझे ये बताओ कि कौन सा साल है, तो शायद आपका दिमाग भी इसमें घूम जाए। बिल्कुल यही हुआ था। इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड्स ने काम करना बंद कर दिया था, नेशनल डिफेंस सिस्टम तक फेल हो गया और कई बैंक के तो डेटा तक इरेज हो गए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएसए ने दुनिया भर से इंजीनियर्स को हायर करना स्टार्ट किया और यहीं पर हम लोगों ने बाजी मारी। इंडिया ने टैलेंटेड इंजीनियर्स बहुत ही अफोर्डेबल सैलरी पर यूएसए को दिए, जिसकी वजह से हमारा बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बहुत तेजी से बढ़ा। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हो, यदि आपने एक रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट में आपने पर्सनल कंप्यूटर्स रखे, तो उन कंप्यूटर्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसी थर्ड पार्टी वेंडर को दे दी कि 5 साल तक आप इसको देखोगे। दैट मीन्स आपने अपने बिजनेस का एक हिस्सा, एक प्रोसेस को थर्ड पार्टी को दिया, दैट मीन्स आउटसोर्स कर दिया। इसको बोलते हैं बीपीओ। कहा यह जाता है कि $600 बिलियन से भी ज्यादा लगे इस छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और इसने इंडियन इंजीनियर्स को वो पुश दिया
कि जिस कंट्री में 1947 में 270 इंजीनियर्स थे, 2006 में वो बढ़कर 2.37 लाख हो गए। इवन अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करने की कंट्री वाइज, तो इंडिया 10.4% के साथ सबसे आगे था। इवन चाइना, यूएस, यूके से भी हम लोग काफी आगे थे। और जब इतने इंजीनियर्स बढ़ने लगे, इंजीनियरिंग सीट्स भी बढ़ने लगी और 2014 पर ये पीक पर गई 31.4 लाख। तो बात आती है कि इतने इंजीनियरिंग की सीट्स आखिर बढ़े कैसे। गवर्नमेंट तो इतनी इंजीनियरिंग सीट्स कभी नहीं क्रिएट करेगी। तो इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं 1991 में। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनियां इंडिया में आना स्टार्ट कर चुकी थी और उन्हें रिक्वायरमेंट होती थी ट्रेंड इंजीनियर्स की। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इतने इंजीनियर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी कि इनकी डिमांड को वो फुलफिल कर पाए। और यहाँ पर पिक्चर में आते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, और रही सही कसर पूरा करता है हमारा Y2K प्रॉब्लम, और ये लगातार बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आलम ये होता है कि 2014 आते आते ये सीट्स हो जाती हैं 31.4 लाख के आसपास। और यहाँ तक आने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा बिग ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे खोले कि नेशनल हाईवे पर आप चलेंगे तो आपको ढाबे से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलेंगे। और फाइनली 2015 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी इस चीज को समझती है और अनिल सहस्त्रबुद्धे, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन थे, वो ये बोलते हैं कि 16.7 लाख जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग सीट्स हैं, इसको हमें रिड्यूस करना होगा 40% और लाना होगा 10 to 11 लाख के बीच में। और ये इस चीज को भी बोलते हैं कि जो इनटेक कैपेसिटी है, आई मीन जो सीट्स हैं, वो काफी ज्यादा है डिमांड से। इसकी वजह से ये जो डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन है, ये डिसबैलेंस हो रही है। इसको ये बैलेंस करने के लिए सीट्स में रिडक्शन करना चाह रहे थे। इसके अलावा AICTE ने 2024 तक नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने पर भी रोक लगा रखी है, ताकि जो इंजीनियरिंग की सीट है उनमें बढ़ोतरी न हो। अगर हम पिछले 3 साल के डेटा को देखें तो हम यहाँ पर ये पाएंगे कि इनरोलमेंट जो है वो लगातार 50 to 60% के बीच में रही है। ऐसा क्यों? देखिए, बीते कुछ सालों में इंडिया में जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हद से ज्यादा हो रहे हैं। 15 लाख इंजीनियर हम लोग हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी की आइसलैंड की पॉपुलेशन है। और इसकी वजह से काफी सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 3% इंडियन इंजीनियर ऐसे हैं जो कि एक अच्छी टेक्निकल जॉब, अच्छी सैलरी पैकेज साथ ले पाते हैं। स्केलर एक एडिटेक स्टार्टअप है इंटरव्यू बिट का, इसके डेटा के अनुसार 80% इंजीनियर ऐसे हैं जो कि नॉन टेक्निकल करियर को प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि जॉब नहीं है उस फील्ड में जिस फील्ड की ये इंजीनियरिंग करे हुए हैं। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो, इंडियन रेलवे ने ग्रुप डी की 62,000 वैकेंसी निकाली। इसमें 82 लाख इंजीनियर और PhD स्कॉलर ने आवेदन किए थे। और हालात तो इतने बुरे हो चुके हैं कि पियून की जॉब के लिए भी आपको PhD स्कॉलर और इंजीनियर्स आवेदन करते हुए मिल जाएंगे। और रही सही कसर पूरा करता है फेक प्लेसमेंट। तो बात है 2017 की। शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी उड़ीसा में काफी सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बड़े बड़े कंपनियों से, हुआई, इंटेल, इकरॉन कंस्ट्रक्शन और भी कई सारे कंपनियों से इनको ऑफर लेटर मिलता है। जब ये स्टूडेंट्स इनके ऑफिसेज में जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ऐसा कोई ऑफर लेटर वहां से इशू ही नहीं हुआ है। बहरहाल यूनिवर्सिटी इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और इसके चलते यूनिवर्सिटी ने काफी सारी सहूलियत दी उन स्टूडेंट को जिनके साथ ये हुआ था। अगर आप असिस्टेंट टीचिंग की जॉब करना चाहते हो उस इंस्टीट्यूशन में, तो आप वो कर सकते हो 20,000 सैलरी के साथ। एमटेक करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एमटेक कर सकते हो उसी इंस्टीट्यूशन में। अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो तो उस केस में आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी फी में छूट दी जाएगी। इसके अलावा कई सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट फी भी चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, ताकि उनका प्लेसमेंट करा पाए। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के एक सीनियर ऑफिसर का कहना यह था कि प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जो करिकुलम का हिस्सा नहीं है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फी चाहिए होती है, जिससे हम आपको ट्रेन कर पाएं और आपको प्लेसमेंट दिला पाएं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जब अपने पैम्पलेट को लेकर मार्केट में जाते हैं कि हमारा प्लेसमेंट परसेंट इतना है, तो उनको ये भी लिखना चाहिए कि प्लेसमेंट कराने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा फी चार्ज करते हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग देते हैं और फिर किसी का प्लेसमेंट होता है। 4 साल की जो आप इंजीनियरिंग करा रहे हो उसका फायदा क्या अगर आपका जो प्लेसमेंट हो रहा है वो उस फी की ट्रेनिंग के बेस पे हो रहा है। और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझसे मेरे फ्रेंड ने पूछा था, हमें अगर प्लेसमेंट फी देकर ही ट्रेनिंग लेकर फिर प्लेसमेंट लेना है तो इंजीनियरिंग करने का फायदा क्या? और इस चीज का जवाब ना मेरे पास तब था और ना अब है। कई कॉलेज तो 10-15 कदम आगे निकल चुके हैं इस चीज में। वो CTC का एक पर्टिकुलर परसेंट चार्ज करते हैं एज ए प्लेसमेंट फी। काफी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत दयनीय स्थिति में है। कई इंस्टीट्यूशन तो AICTE के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड फैकल्टी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, करिकुलम को लेकर इसको ही नहीं मीटअप कर पाते, जिसकी वजह से एक धारणा बन चुकी है कि इंजीनियरिंग डिग्री आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन और जॉब की गारंटी नहीं देती। ज्यादातर जो इंजीनियरिंग कॉलेज आज के समय में चल रहे हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं, जिनमें कोर्सेज जो डिलीवर हो रहे हैं वो एक
फिक्स्ड सिलेबस के साथ किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक और लेबोरेटरी एक्सरसाइज से हो रहे हैं। इसकी वजह से जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है इनमें क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपेरिमेंट करने की जो लालसा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म होती चली जा रही है। इन स्टूडेंट्स को जो इवेल्युएट करने का तरीका है वो ये है कि आपको किसी सब्जेक्ट पर कितनी इंफॉर्मेशन है, बजाय इसके कि आपको उस सब्जेक्ट के पर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आपको इन डेप्थ नॉलेज है उस सब्जेक्ट को लेकर। और इन सब चीजों को देखते हुए एआईसीटीई फाइनली अपने करिकुलम को रिवाइज करती है ताकि जो इंडस्ट्री का लेवल है उसको ये फॉलो कर पाए। इसको लॉन्च करते हैं यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। इस करिकुलम में कुछ मेजर पॉइंट थे जिनमें था कि 220 क्रेडिट को घटा करके 160 क्रेडिट कर दिया गया था और इस 160 में 14 क्रेडिट समर इंटर्नशिप का मैंडेटरी रखा गया था। देखिए जो कंपनीज के सीनियर ऑफिशियल हैं उनका कहना यह था कि 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री रेडी नहीं है। तो ये इंटर्नशिप बेसिकली किसी भी स्टूडेंट को इंडस्ट्री की समझ देने के लिए काफी था कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, वर्क कल्चर कैसे होता है, उसके अलावा सोशली हम लोग कैसे बिहेव करते हैं अपने कलीग से। इसके अलावा इंजीनियरिंग स्टूडेंट को वेदास, पुराण और तर्क शक्ति भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन और इन्वायरमेंटल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट को भी मैंडेटरी कर दिया गया। ऑल्दो इसका जो रिजल्ट है वो आपके क्रेडिट पर कोई असर नहीं छोड़ेगा। इस करिकुलम के लॉन्च के दौरान प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक बात कही थी, द टीचर मस्ट हैव पैशन टू टीच एंड शुड फॉलो अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन ऑफ क्वालिटी प्रैक्टिस। बात बिल्कुल सही है, लेकिन पैशन से किसी का घर नहीं चलता। तमिलनाडु की बात है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में जो फैकल्टी हैं उनको जो पेमेंट की जा रही है वो एलिजिबल क्राइटेरिया से काफी कम है। केएम कार्तिक, ऑल इंडिया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एम्प्लॉय यूनियन के प्रेसिडेंट, ये बोलते हैं कि आने वाले सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी फी को जरूर बढ़ा सकती है, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा फैकल्टी की पेमेंट पर। ज्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपनी इनकम का 70% दिखाते हैं कि वो फैकल्टी को पे कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये 20% या फिर उससे भी कम होता है। इस चीज को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इनका डिमांड था कि नेशनल सैलरी बोर्ड को सेटअप करना चाहिए एआईसीटीई के द्वारा, जहां पर सारे प्राइवेट कॉलेज अपने फैकल्टी को सैलरी दे पाए और इस पूरे सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी आए। और इन सब की वजह से काफी सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आपको फैकल्टी की शॉर्टेज भी देखने को मिलेगी तमिलनाडु। आज के समय में ज्यादातर स्टूडेंट्स ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी अब्रॉड जाने की, ताकि वहां पर इनको वाइडर रेंज ऑफ कोर्सेज मिल सकें, ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके, उसके अलावा जो जॉब मिलने की संभावनाएं हैं उसमें भी बढ़त हो सके। गवर्नमेंट ने डेटा को प्रस्तुत किया था पार्लियामेंट में, जिसके मुताबिक 68% की इंक्रीमेंट देखने को मिली है स्टूडेंट में जो अब्रॉड मूव करते हैं 2021 से 2022 के बीच में। 2021 में जहां पर ये संख्या थी 4,44,553, ये बढ़ करके 2022 में हो गई है 7,50,365। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना पड़ता है, क्योंकि इसकी फीस भी काफी ज्यादा होती है और सबके बस में ये फीस पे करना नहीं होता, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स जिनका सपना होता है इंजीनियरिंग करना वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते। और हाल फिलहाल में आईआईटी की जो फीस है उसको भी 90,000 से बढ़ा करके 2 लाख कर दी गई है। जितने भी एम्प्लॉयर्स आज के टाइम पे हायर कर रहे हैं इंजीनियर्स को, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हर इंजीनियर के पास सॉफ्ट स्किल अच्छी हो, जिनमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और टीम वर्क आता है। ज्यादातर जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो इस जगह पर आकर फेल हो जाते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 के मुताबिक 40 to 48% की योग्यता ही हमारे इंजीनियर्स में है, जो चाहिए होती है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उनके जो कट ऑफ है वो बहुत कम रखे जाते हैं, ताकि जो सीट्स है इंजीनियरिंग की वो भरी जा सके। अगर आप इस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए या फिर फेल हो गए तो आपके पास एक अलग ऑप्शन होता है मैनेजमेंट कोटा। जितने भी हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनमें एक फिक्स्ड परसेंट की सीट दी जाती है मैनेजमेंट कोटा को, और इन सीट्स को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बेचती हैं स्टूडेंट्स को। इसके लिए काफी बेसिक सी क्राइटेरिया होती है जिसको फुलफिल करना बहुत ही आसान है। स्टूडेंट की एज 17 या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए और 10+2 में उसके मार्क्स 45% से ऊपर होने चाहिए। आप एलिजिबल हैं मैनेजमेंट कोटा की सीट्स को खरीदने के लिए। इन सीट्स को बोला जाता है पेड सीट्स या फिर डोनेशन सीट। मैनेजमेंट कोटा की जो सीट की परसेंटेज होती है ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। कहीं पर ये 15% होती है, कहीं पर ये 50 होती है, कहीं पर ये 30% भी हो सकती है। मैनेजमेंट कोटा की सीट्स प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज्यादातर जो इनके इनकम होती है वो उन्हीं सीट्स को बेचकर होती है, जिससे ये अपनी फैकल्टी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन या डेवलप कर पाते हैं। आज के समय पर जितने भी हमारे आईटी कंपनीज हैं वो इस चीज पे बिल्कुल प्रेफर नहीं करते कि आपने बीटेक किया है तो आपके पास स्किल होगी। अगर आप उनके इंटरव्यू राउंड्स को क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू उनकी नजर में नहीं होती।
इसी वजह से जो 6 महीने के कोर्स करके अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हैं, वो आपकी जॉब आराम से ले रहे हैं आज के टाइम पर। और आपकी 4 साल की जो मेहनत होती है, जो 4 साल आपने लाइफ के दिए हैं इंजीनियरिंग को, जो फीस आपने लगाई है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो कोई क्यों इंजीनियरिंग करना चाहेगा 4 साल का, जब वो 6 महीने में वही चीज़ करके जॉब ले रहा है। देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि जब इंजीनियरिंग में इतनी प्रॉब्लम है, जॉब्स को लेकर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, काफ़ी सारे लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उनका सपना होता है गवर्नमेंट जॉब, और वो इंजीनियरिंग डिग्री केवल एक बैकअप प्लान के लिए यूज़ करते हैं, ताकि अगर उनका गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं लगता है, तो वो इस डिग्री का यूज़ करके किसी आईटी सेक्टर में जॉब ले पाएँ। देखिए, कई सारे केसेज़ में पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, अपने रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड के सजेशन के बेस पर, और उनका मानना ये होता है कि करियर बहुत ही स्टेबल होता है इंजीनियरिंग में। अप्रैल 2017 सीएसडीएस केएएस यूथ स्टडी के मुताबिक 65% जो यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहता है, केवल 7% ही यूथ जाना चाहता है प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा इसलिए गवर्नमेंट जॉब में जो इनिशियल लेवल पर सैलरी होती है वो अच्छी होती है और जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। कई सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग डिग्री को एक सिग्नल मानते हैं कि ये इंजीनियरिंग डिग्री वाला ज्यादा सुपीरियर होगा उन सबसे जिनके पास ये डिग्री नहीं है। इसकी वजह से भी काफी सारे लोग इंजीनियरिंग करना पसंद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। बेल आइकन दबाओगे तभी ये पॉसिबल है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन की लिंक होगी, आप उस पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद।